आज के हमारे ई लेक्चर का टॉपिक है फैब्रिक एनालिसिस यानी वस्त्र विश्लेषण। फैब्रिक विश्लेषण एक फैब्रिक का निर्माण शुरू करने के लिए आवश्यक सभी जानकारियों के बारे में जानने की एक प्रक्रिया है। एक बुनकर को हमेशा व्यवस्थित तरीके से बुने जाने वाले कपड़े का विश्लेषण करना होता है। वीवर्स को कपड़े के सभी निर्धारित मापदंडों को ठीक से तय करना चाहिए। कपड़े के विश्लेषण के दौरान किसी भी लापरवाही से बहुत भारी नुकसान हो सकता है। कपड़े का उत्पादन शुरू करने से पहले कपड़े का उचित और सटीक विश्लेषण किया जाना चाहिए। कपड़े के विश्लेषण की सही प्रक्रिया के चरण स्टेप्स नीचे बताए गए हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वार्प एंड वेब डायरेक्शन यानी ताना और बाना के धागों की दिशाओं की पहचान करना। कपड़े के ताने और बाने की दिशाएं किसी भी बुनकर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कपड़े में ताने और बाने की दिशा को सावधानी से पहचाना जाता है। ताने और बाने की दिशा निम्नानुसार पहचानी जा सकती है। डेंट मार्क इन द फैब्रिक, कपड़े में दांतेदार निशान। यह बुने हुए कपड़े में ताने और बाने की दिशा की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है। कपड़े को एक प्रकाश स्रोत के नीचे, लाइट सोर्स के नीचे देखा जाता है। ग्रे कपड़े में दांतेदार निशानों को यानी डेंट मार्क्स को आंखों से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। डेंट का निशान खाली जगह है जो कपड़े में रीढ़ के तार के कारण बनती है। यह खाली स्थान कपड़े में नियमित अंतराल की दूरी पर दिखाई देते हैं। कपड़े में इस्तेमाल किए गए डेंटिंग क्रम के अनुसार ये डेंट के निशान कपड़े में ताना दिशा में चलते हैं, यानी जो रीढ़ के मार्क होते हैं, रीढ़ जो मार्क छोड़ती है वो वार्प की दिशा में चलते हैं। इस प्रकार बुनकर कपड़े में ताना दिशा यानी वार्प की डायरेक्शन का निर्णय लेता है। कपड़े की अन्य दिशा बाने की दिशा होती है, यानी जब वार्प अगर पता चल गया तो दूसरा दिशा जो है वो वेफ्ट की होगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वार्प एंड वेफ्ट विद द हेल्प ऑफ डेंट मार्क। देखिए इस फिगर में दिखाया गया है वार्प डायरेक्शन में। देखिए डेंट मार्क के एरोज से दिखाया हुआ है, जहाँ पर कुछ चौड़ी स्पेस है। स्पेस जो है हर एक दो वार्प के धागों के बाद कुछ चौड़ाई में मार्क दिखाई दे रहे हैं, जो कि एरो मार्क से दिखाए गए हैं। अगर किसी बुनकर को रंगे हुए कपड़े मिलते हैं तो ताने और बाने की दिशा की पहचान के दौरान कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। कपड़े में ताना और बाना का घनत्व अधिक होने पर मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। इस स्थिति में डेंट के निशान स्पष्ट और लगातार दिखाई नहीं देते हैं। अब कपड़े को मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से सावधानीपूर्वक देखा जाता है। इस स्थिति में जब प्रिंटेड रंगे हुए कपड़े होते हैं तो उनकी पहचान करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प ली जाती है। रीढ़ के डेंट वायर के कारण ताना दिशा के साथ असमान खाली क्षेत्र को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है और कपड़े में ताने और बाने की दिशा तय की जा सकती है। कुछ कपड़ों में प्रत्येक डेंट में एक एंड रीढ़ के बीच में से निकाला जाता है। इस तरह के फैब्रिक में दो छोरों के बीच लगभग महीन अंतर होता है और इसलिए कपड़े में डेंट मार्क स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इस तरह की स्थिति में तकनीशियन को दो आसन यानी सात नज़दीकी सिरों एंड्स के बीच असमान महीन खाली क्षेत्र को देखने के लिए अतिरिक्त ध्यान की आवश्यकता होती है। जैसे ही फैब्रिक टेकअप रोलर से बाहर आता है, इसकी चौड़ाई सिकुड़ जाती है। एंड्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन सिकुड़न के दौरान एक असमान एंड टू एंड एयर स्पेस उत्पन्न होता है, यानी दो एंड्स के बीच में एक एयर स्पेस बन जाता है। कृपया ध्यान दें कि कपड़े में पिक्स एंड्स से अधिक सीधे दिखाई देते हैं, क्योंकि एंड्स पर यानी कि वार्प के धागे जो एंड्स हैं उनके ऊपर टेंशन ज़्यादा होता है, जिससे कि वो ज़्यादा स्ट्रेट दिखाई देते हैं बजाय के पिक्स के।
दिए गए कपड़े के नमूने के ताने और बाने की दिशा का निर्णय लेने में कुछ सहायक कारक निम्नलिखित हैं। एंड्स पर इंच एंड पिक्स पर इंच। एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच हमेशा ताने और बाने की दिशा को पहचानने में मदद नहीं करते, लेकिन अधिकतम कपड़ों में एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच से अधिक रखा जाता है। यानी कि डेंसिटी जो होती है वार्प की ज़्यादा होती है। दो कारण हैं जो एक बुनकर को पीपीआई से अधिक ईपीआई रखने के लिए जोड़ देते हैं। पहला कारण उत्पादन की लागत है। उच्च पीपीआई कपड़े की बुनाई की लागत में प्रत्यक्ष वृद्धि का कारण बनता है, क्योंकि प्रोडक्शन जो है पिक्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कॉस्ट ली जाती है। दूसरा कारण बुनाई के दौरान कपड़े की चौड़ाई वार संकुचन कंट्रक्शन है। सादे कपड़ों में ताने और बाने का अनुपात 55:45 रखा जाता है। यह ताना और बाना अनुपात कार्यक्षमता, उत्पादकता और गुणवत्ता के मामले में सबसे अच्छा परिणाम देता है। जैसे जैसे ताना बाना का अनुपात बराबर होने लगता है, बुनाई के दौरान कपड़ा चौड़ाई में सिकुड़ता है। इस संकुचन में हुई वृद्धि के कारण दोनों किनारों पर ताना टूटने की दर में वृद्धि होती है। बुनाई के दौरान कपड़ा भी दोनों किनारों में सेल्वेज से फटना शुरू कर देता है। इस तरह बुनकर ताने और बाने की दिशा तय कर सकता है। सेकंड पॉइंट, वार्प एंड वेफ्ट क्रिम। ताना और बाना का मुड़ना, क्रिम्पिंग। ताना क्रिम्प और बाना क्रिम्प भी कपड़े के नमूने में ताना और बाना की दिशा तय करने में मदद करते हैं। किसी भी ग्रे कपड़े में बाना क्रिम्प हमेशा यानी वेफ्ट का क्रिम्प हमेशा वार्प के क्रिम्प की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि बुनाई के दौरान ताने पर तनाव अधिक होता है। बुनकर ताना क्रिम्प और बाना क्रिम्प की मदद से अपना निर्णय ले सकता है। टाइप ऑफ यार्न यूज्ड इन द फैब्रिक। कपड़े में प्रयुक्त यार्न का प्रकार। कुछ फैब्रिक में सिंगल प्लाई और डबल प्लाई यार्न को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रकार के यार्न का उपयोग ताने में किया जाता है और दूसरे प्रकार के यार्न का उपयोग बाने में किया जाता है, यानी वार्प और वेफ्ट में यूज़ किया जाता है। इस तरह के कपड़ों में बुनकर हमेशा वार्प में डबल प्लाई यार्न को प्राथमिकता देता है। प्रायोरिटी डबल यार्न की होती है, क्योंकि उसमें साइजिंग कॉस्ट जो होती है शामिल नहीं होती है, कम होती है। स्टेप 2, डिटर्मिनेशन ऑफ एंड्स पर इंच एंड पिक्स पर इंच, यानी कि ईपीआई और पीपीआई के द्वारा निर्धारण करके। इन मापदंडों को ज़्यादातर फैब्रिक में काउंटिंग ग्लास की मदद से आसानी से तय किया जा सकता है। गणना पर्याप्त प्रकाश स्रोत के नीचे की जानी चाहिए। कपड़े के नमूने के नीचे हमेशा विपरीत रंग की पृष्ठभूमि होनी चाहिए। स्वाच के नीचे यह विपरीत रंग की पृष्ठभूमि फ्री एयर स्पेस और यार्न के बीच कंट्रास्ट को बढ़ाने में मदद करता है। ईपीआई और पीपीआई को आसानी से देख और गिन सकते हैं। हमेशा 1 इंच में सिरों यानी एंड्स और पिक्स को गिनना चाहिए। कभी कभी सिरों या पिक्स को गिनने के लिए आधा इंच या चौथा इंच का उपयोग करते हैं। यह तरीका सटीक परिणाम नहीं देता है। ईपीआई और पीपीआई को काउंट करने के लिए पिक ग्लास, 1 इंच वाला जो पिक ग्लास है उसको यूज़ करना चाहिए, जिससे कि 1 इंच में वार्प और वेफ्ट को काउंट किया जा सके। कुछ कपड़ों में जैसे ट्विल और साटिन में प्रति वर्ग इंच अधिक संख्या में धागे होते हैं, यानी 1 इंच में जो धागों की संख्या अधिक होती है, जिससे सिरों यानी एंड्स और पिक्स की गिनती बहुत मुश्किल हो जाती है। इस तरह के कपड़ों में एंड्स पीपीआई और पीपीआई को सही ढंग से वीव रिपीट की सहायता से निर्धारित किया जाता है। कुछ कपड़ों में सिरों या पिक्सों को एक दूसरे पर ओवरलैप किया जाता है। इस प्रकार के कपड़े में 1 इंच के कपड़े में धागों को खोला जाता है, यानी अलग अलग धागे निकाले जाते हैं और एंड्स और पिक्स को गिना जाता है। स्टेप 3, डिटर्मिनेशन ऑफ जीएसएम ऑफ द फैब्रिक, यानी ग्राम पर स्क्वायर मीटर का निर्धारण।
कपड़े के स्वाच के आकार की उपलब्धता के अनुसार कपड़े के जीएसएम को निर्धारित करने का तरीका अपनाया जाता है। कभी कभी कपड़े का स्वाच बहुत छोटा होता है, आवश्यक सर्कल को काटना संभव नहीं होता है। जीएसएम के निर्धारण के तरीके नीचे दिए गए हैं। पहला जो तरीका है जीएसएम निर्धारण का, बाय यूजिंग जीएसएम कटर, जीएसएम कटर का उपयोग करके। यदि कपड़ा पर्याप्त आकार में होता है तो कपड़े की एक डिस्क को गोल कटर की मदद से काटा जाता है। कपड़े की इस डिस्क को वजन के पैमाने पर तोला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर उसको तोला जाता है, और उसके अनुसार जीएसएम जो होता है कपड़े की डिस्क का वजन ग्राम में इंटू 100, यानी डिस्क का जो वजन आता है ग्राम में उसको 100 से गुणा करने पर ग्राम पर स्क्वायर मीटर या उस कपड़े का जीएसएम का मान आ जाता है। अब एक सवाल उठ सकता है कि हम सर्कल के वेट को 100 से क्यों गुणा करें। यह सिर्फ फैब्रिक सर्कल के क्षेत्र के कारण है। हम कपड़े के 1 वर्ग मीटर से एक ही आकार के 100 फैब्रिक सर्कल प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि हम एक सर्कल का वजन पाते हैं, इसलिए हम कपड़े के 1 वर्ग मीटर के वजन को पाने के लिए सर्कल के वजन को 100 से गुणा करते हैं। ये इसमें देखिए सर्कल जो काटा है वो दिखाया गया है ब्लैक कलर में, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर डिस्क ऑफ फैब्रिक। सेकंड जो तरीका है जीएसएम के लिए, विदाउट यूजिंग जीएसएम कटर, जीएसएम कटर का उपयोग किए बिना। यदि डिस्क को काटने के लिए फैब्रिक स्वाच का उपयुक्त आकार नहीं है तो फैब्रिक स्वाच को आयताकार में काट दिया जाता है। कपड़े की लंबाई और चौड़ाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है। देखिए नीचे जो ग्राफिक में दिखाया गया है, इसको लंबाई और चौड़ाई में हमने इसका माप कर लिया है। अब कपड़े का जीएसएम ग्राम पर स्क्वायर मीटर निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। जीएसएम इज इक्वल टू वेट ऑफ स्वाच इन ग्राम्स इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय लेंथ इन सेंटीमीटर्स इंटू विड्थ इन सेंटीमीटर्स। इनमें ये वैल्यू रखने पर जो गणना करेंगे तो जीएसएम हमारा निकल जाएगा। थर्ड स्टेप जो है वो है टू फाइंड द जीएसएम विदाउट कटिंग द फैब्रिक। कपड़े को काटे बिना जीएसएम पाने का के लिए जो तरीका है, कई बार आपका खरीदार आपको कपड़े काटने की अनुमति नहीं देता है। इस तरह की स्थिति में टुकड़े की लंबाई, यानी कपड़े का जो फैब्रिक है उसकी लंबाई, चौड़ाई और वजन को सही तोला और नापा जाता है, और कपड़े के जीएसएम की गणना निम्न सूत्र की सहायता से की जाती है। GSM is equal to piece weight in grams into 39.37 into 39.37 divided by length in inches into width in inches. स्टेप 4 फैब्रिक एनालिसिस का जो चौथा चरण है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ वार्प काउंट एंड वेफ्ट काउंट, ताना काउंट और बाना काउंट की गणना। कपड़े का ताना काउंट और बाना काउंट, इन वार्प और वेफ्ट काउंट ठीक से निर्धारित किया जाना चाहिए। ताने या बाने के धागे को कपड़े से निकाला जाता है, यार्न की लंबाई मीटर में नापा जाता है और इसका वजन ग्राम में मापा जाता है। अब निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके ताने या बाने के धागों की गिनती कर काउंट की गणना करते हैं। काउंट यानी कॉटन काउंट यानी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ यार्न इन मीटर्स इंटू 0.59 divided by weight of yarn in grams। अथवा फैब्रिक स्वाच को काउंट प्लेट की सहायता से आयताकार में काट दिया जाता है और बीजले बैलेंस से धागे का काउंट ज्ञात कर लेते हैं। स्टेप 5 पांचवा चरण, डिटर्मिनेशन ऑफ द डिग्री ऑफ ट्विस्ट इन द वार्प एंड वेफ्ट यार्न एंड ट्विस्ट डायरेक्शन। ताना यार्न और बाना यार्न में घुमाव की डिग्री का निर्धारण और घुमाव की दिशा। ट्विस्ट की डिग्री यार्न का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है, क्योंकि यार्न ट्विस्ट कपड़े के कई गुणों को प्रभावित करता है। यार्न के घुमाव को नमूने यानी सैंपल के अनुसार कपड़े के गुणों को प्राप्त करने के लिए ठीक से विश्लेषण या एनालाइज किया जाना चाहिए। देखिए यार्न ट्विस्ट की डायरेक्शंस दो यहाँ पे फिगर दिखाए गए हैं, एक में जेड ट्विस्ट है और दूसरे में एस ट्विस्ट है। दो डायरेक्शन के हमारे ट्विस्ट होते हैं।
तो यार्न खरीदने से पहले टीपीआई ट्विस्ट पर इंच और घुमाव की दिशा दोनों को एक बुनकर द्वारा जांचना चाहिए। यदि किसी बुनकर के पास इन हाउस परीक्षण सुविधा नहीं है तो उसे बाहर की प्रयोगशाला से ये व्यवस्था करनी चाहिए। स्टेप 6, डिटर्मिनेशन ऑफ वार्प एंड वेफ्ट क्रिम्प। ताना और बाना की क्रिम्प का निर्धारण, सिकुड़न से कहते हैं। वार्प क्रिम्प, ताना सिकुड़न। वार्प क्रिम्प या रीगेन, रीगेन यानी पुनर्स्थिति में आने की जो प्रक्रिया होती है उसको रीगेन कहते हैं। ताने की लंबाई और कपड़े की लंबाई के बीच के अंतर को कपड़े की लंबाई का अनुपात प्रतिशत में ताना सिकुड़न पुनः प्राप्त यानी वार्प क्रिम्प रीगेन करना कहा जाता है। देखिए इसमें ड्राइंग में दिखाया गया है, स्केल के एक साइड में फैब्रिक स्वाच रखा हुआ है और दूसरी तरफ एक सिंगल यार्न स्ट्रेटन्ड वार्प लेंथ जो कि स्वाच से निकालकर उसको बिल्कुल स्ट्रेट किया गया है, उसकी लेंथ मेजर की गई है और इधर स्वाच की लेंथ मेजर की गई है। अब इन दोनों लेंथ का जो रेशियो है वो अगर इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। अगर हमारे पास कपड़े का स्वाच है तो हम नीचे दिए गए फॉर्मूले का उपयोग करके ताना क्रिम्प यानी वार्प रीगेन की गणना की जा सकती है। वार्प रीगेन या क्रिम्प इज इक्वल टू क्रिम्प परसेंटेज इक्वल टू स्ट्रेटन वार्प लेंथ माइनस फैब्रिक स्वाच लेंथ डिवाइडेड बाय फैब्रिक स्वाच लेंथ इनटू 100। इस फॉर्मूले में हम जो मेजर की हुई लेंथ है उनको पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वार्प का क्रिम्प पता चल जाएगा। सेकंड है वेफ्ट क्रिम्प, बाना क्रिम्प। वेफ्ट क्रिम्प या रीगेन, बाने की लंबाई और कपड़े की चौड़ाई के बीच के अंतर और कपड़े की चौड़ाई का अनुपात प्रतिशत में बाना सिकुड़न में प्राप्त या वेफ्ट क्रिम्प रीगेन करना कहा जाता है, जिसे वेफ्ट क्रिम्प कहा जाता है। देखिए यहाँ पर स्केल के ऊपर स्वाच दिखाया गया है, उसकी लेंथ विड्थ हमने निकाल ली है और एक वेफ्ट को निकालकर उसको स्ट्रेट करके नीचे स्केल के नीचे देखिए धागा दिखाया गया है, उसको हमने स्ट्रेट करके उसकी लेंथ निकाल ली है और इन दोनों वैल्यूज़ को हम आगे फॉर्मूले में रखेंगे। नीचे दिए गए सूत्र का उपयोग करके वेफ्ट क्रिम्प की गणना की जा सकती है। वेफ्ट रीगेन या वेफ्ट क्रिम्प इज इक्वल टू स्ट्रेटन्ड पिक लेंथ माइनस फैब्रिक विड्थ डिवाइडेड बाय फैब्रिक विड्थ इनटू 100। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख के गणना करेंगे और वेफ्ट क्रिम्प ज्ञात कर लेंगे। स्टेप 7, वार्प एंड वेफ्ट पैटर्न। ताने और बाने का पैटर्न यानी वार्प और वेफ्ट में धागों के अलग अलग रंगों को हम किस पैटर्न में रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका विश्लेषण करना। यदि ताने या बाने में मल्टी कलर यार्न है तो बुनकर को ताने और बाने के रंग पैटर्न का सही विश्लेषण करने की आवश्यकता है। क्योंकि ताना रंग पैटर्न ताने में विभिन्न रंगों के धागों का सेट होता है, इसलिए विश्लेषण के दौरान ताना पैटर्न विश्लेषण के लिए अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त ध्यान वहाँ रखना होता है। ताना पैटर्न में थोड़ी सी गलती एक भारी नुकसान का कारण हो सकती है। ताने में रंग पैटर्न की गलती किसी भी तरह से एक बुनकर द्वारा पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती है, यानी उस गलती को सुधारा नहीं जा सकता है और इस गलती से पूरा कपड़ा जो है रिजेक्ट हो जाएगा। स्टेप 8, वीव ऑफ द फैब्रिक, कपड़े की बुनाई। कपड़े की बुनाई कपड़े का बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर। कपड़े की बुनाई ड्राफ्ट और पैक प्लान का सही तरीके से विश्लेषण किया जाना चाहिए। ड्राफ्ट एक विशेष कपड़े की बुनाई के लिए करगे में उपयोग किए जाने वाले हील शाफ्ट की संख्या तय करता है। खूंटी योजना यानी पैक प्लान हील शाफ्ट के उठाने के क्रम को परिभाषित करता है। कृपया ध्यान दें कि ड्राफ्ट विश्लेषण के दौरान किसी भी गलती के लिए ताने के पुनः ड्राइंग इन की आवश्यकता होती है, इससे बुनकर को उत्पादकता की हानि होती है। यानी अगर हमारा ड्राफ्ट एनालिसिस गलत हो गया और गलत ड्राफ्ट बन गया तो हमारी वीव भी गलत बनेगी। इसलिए वीव और डिज़ाइन एनालिसिस सीट, यहाँ पर देखिए ये वीव नीचे दिखाया गया है, उसके ऊपर ड्राफ्ट है और राइट हैंड साइड में पैक प्लान दिखाया गया है। स्टेप 9,
फैब्रिक सेल्वेज, कपड़े का सेल्वेज। कभी कभी सेल्वेज का प्रकार भी बहुत महत्वपूर्ण फैब्रिक पैरामीटर बन जाता है, क्योंकि यह कुछ हद तक उत्पाद की लागत को प्रभावित करता है। स्टेप 10, कंटेंट्स एंड ब्लेंड परसेंटेज, सामग्री और मिश्रण प्रतिशत। एक बुनकर को हमेशा ताने और बाने की धागे की सामग्री का परीक्षण करना चाहिए। यदि यार्न को दो तंतुओं से मिश्रित किया गया है तो मिश्रण प्रतिशत का भी परीक्षण किया जाना चाहिए। यहाँ हम प्रयोग के द्वारा इसको समझेंगे, एनालिसिस को। बुने हुए कपड़े का विश्लेषण। ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है, टू फाइंड एंड स्केच द वीव स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन फैब्रिक सैंपल, यानी दिए गए कपड़े के नमूने की बुनाई संरचना को खोजने और स्केच करने के लिए। सेकंड ऑब्जेक्टिव, टू नो द स्पेसिफिकेशन ऑफ द फैब्रिक, कपड़े के विशेष विवरण को जानने के लिए। एंड थर्ड इज टू आइडेंटिफाई द ड्राफ्टिंग एंड लिफ्टिंग प्लान ऑफ द वीव, बुनाई की ड्राफ्ट तैयार करने और उठाने की योजना की पहचान करने के लिए। और फोर्थ है, टू प्रोड्यूस टू रिप्रोड्यूस और टू चेंज स्ट्रक्चर और डिज़ाइन ऑफ फैब्रिक, कपड़े की संरचना या डिज़ाइन को पुनरुत्पादित या रिप्रोड्यूस या बदलने के लिए एनालिसिस किया जाता है। देखिए, यहाँ हमने एक सैंपल लिया है फैब्रिक स्वॉच, उसकी हमने डायरेक्शन निकाल ली है। वार्प और वेफ्ट दोनों को हमने दो एरोज से यहाँ दिखा दिया है। एपरेटस जो हमें एनालिसिस के लिए आवश्यक हैं, देखिए यहाँ चित्र में जो दिखाया गया है, ये पिक ग्लास दिखाया गया है। इसमें काउंटिंग ग्लास एक नंबर एपरेटस जो है, पहला काउंटिंग ग्लास है जो कि चित्र में दिखाया गया है। दूसरा निडल, तीसरा बीजले बैलेंस, चौथा जीएसएम कटर, ऑब्लिक सीजर, और पांचवा ग्राफ पेपर। ये हमारे जो हमें सामग्री चाहिए। एनालिसिस, सबसे पहले फेस साइड और बैक साइड का आइडेंटिफिकेशन। फेस साइड और बैक साइड लगभग समान है, पीछे की तरफ की तुलना में चेहरा थोड़ा हल्का और चिकना है, इसलिए फेस साइड और बैक साइड को इंगित करना बहुत मुश्किल होता है। नाउ सेकंड इज डायरेक्शन ऑफ वार्प एंड वेफ्ट, ताना और बाने की दिशा। दोनों ताने और बाने की दिशा सैंपल के किनारे तीर के निशान द्वारा इंगित की जाती हैं। थ्रेड डेंसिटी, धागे का घनत्व। ईपीआई, प्रदत्त नमूने का ईपीआई 52 है, जो कि हमने कैलकुलेट किया है। और पीपीआई, सैंपल में पीपीआई 40 है, जो हमने काउंट किया है काउंटिंग ग्लास से। नाउ चौथा, यार्न काउंट। यार्न काउंट जो हमने निकाला है, वार्प का और वेफ्ट का दोनों का समान है। 32 काउंट हमने इसमें मेजर किया है। नाउ जीएसएम की गणना करने के लिए हमने एक वर्ग इंच कपड़े का जो वजन लिया है, 1 स्क्वायर इंच फैब्रिक का जो वजन है 0.1020 ग्राम। तो 1 इंच में जो है वजन 0.1020 ग्राम हो गया। नाउ 1 इंच इज इक्वल टू 0.0254 मीटर होता है 1 इंच में। तो यानी 0.0254 इंटू 0.0254 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वजन हमारा होगा 0.1020 ग्राम्स। नाउ 1/1 स्क्वायर मीटर, यानी ग्राम पर स्क्वायर मीटर जब निकालेंगे तो वो इस फॉर्मूले से 0.1020 डिवाइडेड बाई 0.0254 इंटू 0.0254 इज इक्वल टू 158.1031, ऑलमोस्ट 158 ग्राम्स इसका जीएसएम है, 158। वीव प्लान, बुनाई का जो डिज़ाइन है वो ट्विल वीव है, 2 अप 2 डाउन ट्विल है, राइट हैंडेड, जिसको हमने यहाँ दिखाया है। ड्राफ्ट इसका स्ट्रेट होगा और बैक प्लान सेम एज वीव होगा। फैब्रिक एनालिसिस का हमारा इस प्रयोग का छठा जो बिंदु है वो है वीव और बुनाई। ग्राफ में लाइनों के बीच अंतराल को एक्स एक्सिस के अनुसार वेफ्ट थ्रेड्स के अनुसार और वाई एक्सिस के अनुसार ताना थ्रेड्स के रूप में माना जाता है। वार्प अप को भरकर, यानी जहाँ वार्प अप है, हमारे जो बॉक्सेस बनाए हुए हैं उसमें वार्प अप को हम मार्क करके क्रॉस के मार्क से हम शो करेंगे, और जो डाउन थ्रेड्स हैं उनको हम
खाली छोड़ देंगे। तो जो हमने वीव बनाया है टू अप टू डाउन, वो हमने वीव में दिखाया है टू अप टू डाउन राइट हैंड ट्विल बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राफ्टिंग प्लान। ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार बुनाई योजना के शीर्ष पर ड्राफ्ट तैयार किया गया है, यानी वीव के ऊपर जो है वो ड्राफ्ट बनाया जाता है। यहाँ ड्राफ्ट का तैयार करने के लिए स्ट्रेट ड्राफ्ट का उपयोग किया जाता है। लिफ्टिंग प्लान। लिफ्टिंग योजना बुनाई योजना के दाईं ओर बनाई जाती है, और क्योंकि ड्राफ्ट स्ट्रेट है तो लिफ्टिंग योजना लिफ्टिंग प्लान सेम एज वीव होगा। नाइन्थ रिपीट साइज। इस फैब्रिक का रिपीट साइज 4x4 है। वीव डिज़ाइन या बुनाई डिज़ाइन। इस कपड़े की बुनाई डिज़ाइन ट्विल वीव डिज़ाइन है। कॉन्क्लूजन निष्कर्ष। इस प्रयोग में हमें बुने हुए कपड़े के धागे के घनत्व, धागे की गिनती, जीएसएम और डिज़ाइन, बुनाई, वीव, ड्राफ्ट और पैक प्लान और रिपीट के बारे में सीखा है। यह बुने हुए कपड़े का विश्लेषण करने में मदद करता है। प्रयोग 2, बुने हुए कपड़े का विश्लेषण। वीव हमने यहाँ भी ट्विल लिया है। ऑब्जेक्टिव कपड़े की बुनाई संरचना के स्केच के लिए, यानी वीव स्ट्रक्चर का स्केच करना। दूसरा उद्देश्य कपड़े के कच्चे माल के बारे में जानने के लिए, और तीसरा कपड़े के विभिन्न विशेष विवरण के बारे में जानने के लिए। सैंपल ए पीस ऑफ ट्विल वुवन फैब्रिक। ट्विल बुनाई का कपड़ा हमने यहाँ लिया है। एपरेटस जो है काउंटिंग ग्लास, निडल, बीजले बैलेंस, ट्विस्ट टेस्टर, जीएसएम कटर और ग्राफ पेपर। ये सैंपल हमारा ट्विल वुवन फैब्रिक है। एनालिसिस ऑफ सैंपल। वीव प्लान। ग्राफ में लाइनों के बीच अंतराल को एक्स एक्सिस के अनुसार वेब थ्रेड और वाई एक्सिस के अनुसार वार्प थ्रेड के रूप में माना जाता है। वार्प अप को यानी बॉक्स में मार्क करके और वार्प डाउन को बॉक्स को खाली छोड़कर हम दिखाते हैं। ड्राफ्टिंग प्लान। ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार बुनाई की योजना सबसे ऊपर है। यहाँ योजना का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए स्ट्रेट ड्राफ्ट का उपयोग किया गया है। लिफ्टिंग प्लान। लिफ्टिंग प्लान जो है वीव प्लान के दाईं ओर बनाई जाती है। नेक्स्ट स्टेप फेस साइड एंड बैक साइड। फेस साइड और बैक साइड को आसानी से नहीं समझा जा सकता है, लेकिन बताई गई विधि से ज्ञात किया जा सकता है। डायरेक्शन ऑफ वार्प एंड वेफ्ट। नमूने के किनारे तीर के निशान से ताना और बाना दोनों का संकेत दिया जाता है, यानी कि बताई गई जो विधि है, तो हमारे पूरे प्रोसेस में जो हमने बताया है डायरेक्शन पहचानने के लिए उनको पहचान कर तीर के निशान के द्वारा हम उसको दिखाते हैं। यार्न काउंट। यहाँ पर हमने वार्प और वेफ्ट दोनों का काउंट प्लेट की सहायता से सैंपल काट लिया है, और थ्रेड्स को बिजली बैलेंस पर रखकर हमने 5 रीडिंग यहाँ ली हैं। वार्प की जो रीडिंग है वो 52, 52, 51, 53 और 52। एवरेज हमारा आया है 52, तो वार्प का काउंट हो गया 52। इसी तरह वेफ्ट की जो रीडिंग ली है वो 39, 42, 39, 41, 40, तो इसका एवरेज आया 40। तो हमारा वार्प का काउंट 52 और वेफ्ट का काउंट 40। यार्न ट्विस्ट। दोनों ताना और बाना यार्न में ट्विस्ट 25 dpi है, यानी 25 ट्विस्ट पर इंच है। डिज़ाइन ऑफ फैब्रिक। जेड ट्विल का उपयोग मूल डिज़ाइन के रूप में किया गया है, यानी कि राइट हैंड ट्विल हमने इसमें बनाई है। 11 जो है जीएसएम कैलकुलेशन, जीएसएम की गणना। जीएसएम कटर द्वारा हम कपड़े को काटते हैं, फिर इलेक्ट्रिक बैलेंस से वजन करते हैं। कपड़े का वजन जीएसएम 124 ग्राम पर प्रति वर्ग मीटर, यानी 124 ग्राम पर स्क्वायर मीटर आया। रिपीट साइज। इस फैब्रिक का रिपीट साइज 4x4 है। टाइप ऑफ लूम। इस कपड़े का उत्पादन करने के लिए टेपेट लूम का उपयोग किया गया है। 14 एंड यूज। इस प्रकार के कपड़े का उपयोग कोट और सूट के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पहनने के कपड़े और होम फर्निशिंग के कपड़े आदि के लिए भी किया जाता है। निष्कर्ष। कपड़े के बारे में जानने के लिए कपड़े की संरचना का विश्लेषण बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह कपड़े के बारे में सभी प्रकार की जानकारी देता है जो कपड़े की संरचना या डिज़ाइन को पुनरुत्पादित या रिप्रोड्यूस करने या बदलने के लिए आवश्यक है।
आज के इस लेक्चर में आपने फैब्रिक एनालिसिस के विभिन्न स्टेप्स को जाना, फैब्रिक एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपने जाना, और प्रायोगिक तौर पर कैसे एनालाइज किया जाता है वो हमने दो प्रयोगों के द्वारा बताया। तो आई होप कि इससे आपको काफ़ी ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। थैंक यू।